गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अनिकेत सिंह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन, मोटिव एंड नॉलेज। हमारी लास्ट वीडियो थी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया पे, उसी की कंटिन्यूएशन वीडियो है। हमने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया में कुछ वर्ड्स पढ़े थे, कुछ फ्रेजेस देखी थी हमारे आईपीसी में जो यूज की गई हैं कि हमें कैसे पता लगाना है कि हमें क्या जज को कैसे पता लगाना है कि उसका मेंसरिया है या फिर गिल्टी माइंड है या नहीं है। तो जैसे कि हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, इंटेंडिंग, वॉलेंटरली, नोइंगली, विद अ मोटिव, ओके, विलफुली। तो इसी का डिस्कशन है आज कि डिफरेंस क्या है इंटेंशन में, नॉलेज में और मोटिव में। तो स्टार्ट करते हैं। टू इंटेंड इज टू हैव इन माइंड अ फिक्स्ड पर्पस टू रीच अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप कोई चीज इंटेंड करते हैं तो आपका उस और आपका इंटेंशन क्या है, आप किसी काम को पूरा करना है, अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। तो जब आप उसके बारे में कुछ फिक्स पर्पस रखते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे करना ही करना है ऐसा, तो वहां पे पता लगता है कि यू हैव एन इंटेंशन। आपका इंटेंशन था, आपने काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये फोन खरीदना था, मेरा इंटेंशन था कि आई वॉन्ट टू बाय दिस फोन। मैं दुकान में गया मन में लेके कि मुझे फोन ही खरीदना है। तो जो मैंने पैसे दिए, फिर कार्ड दिया, मैंने जो कार्ड स्वाइप कराया, वो जो एक्ट है अभी वो ऑफेंस नहीं है, हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जो हमारा एक्ट था कार्ड स्वाइप करना, उसका इंटेंशन क्या था, फोन को खरीदना। तो टू इंटेंड इज टू हैव इन माइंड अ फिक्स्ड पर्पस टू रीच अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। मेरा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट क्या था, फोन खरीदना। ठीक है। इट इज यूज टू डिनोट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ मैन who not only foresees but also desires the possible consequence of his conduct. सिंपल सॉरी, ये बताया जाता है कि कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। ये एक डिनोट करता है एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड को जिसमें इंसान ना केवल अपने फ्यूचर ऑब्जेक्ट को देख रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ही नॉट ओनली फोरसीज बट ऑल्सो डिजायर्स द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट। उसे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फोन खरीदा तो मुझे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट से 10 या 20 हज़ार रुपए कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की डेथ कॉज करता हूँ, मैं किसी को चाकू मारता हूँ, तो मुझे पता है कि इससे ये मर सकता है, मेरे चाकू मारने से ये मर सकता है, लेकिन फिर भी मैं उसको मार रहा हूं। तो इट शोज दैट आई इंटेंडेड हिज डेथ। मुझे उसकी डेथ कॉज करना था, इट वॉज माई इंटेंशन। द आइडिया फोर्सेज बट ऑल्सो डिजायर्स द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज कंडक्ट। ठीक है। द आइडिया ऑफ इंटेंशन इन लॉ इज नॉट ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स इंटेंशन। ठीक है। इसका सिर्फ अगर आपको इंटेंशन पता लगाना है तो सिर्फ वर्ड इंटेंशन या फिर इंटेंशनली ही नहीं लिखा होगा, या फिर विद इंटेंट टू ही नहीं लिखा होगा। ये वर्ड्स क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं वॉलेंटरली, विलफुली, डेलिबरेटली। अगर आप कोई चीज वॉलेंटरली कर रहे हैं, कुछ अपनी इच्छा शक्ति से कर रहे हैं, तो उसका मतलब आपका इंटेंशन है। आप कोई चीज विलफुली कर रहे हैं तो आपकी वहां पे विल पावर है उस काम को करने की, यू हैव द विल, इसीलिए आप कर रहे हैं। या फिर आप डेलिबरेटली कर रहे हैं, उसको जानबूझ के कर रहे हैं, तो इट शोज कि आपका इंटेंशन है। इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंशन को पता लगाना है तो सिर्फ वर्ड इंटेंशन, इंटेंशनली और विद इंटेंट टू ही नहीं लिखे होंगे वहां पे। उनके जगह पे वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वॉलेंटरली का मतलब भी विद इंटेंशन है, विलफुली का मतलब भी विद इंटेंशन है, और डेलिबरेटली का मतलब भी विद इंटेंशन। नेक्स्ट आता है, अगर हम सेक्शन 298 पढ़ेंगे आईपीसी का, तो हमें पता लगेगा क्या, the uttering of words or making gestures with deliberate intent to wound the religious feelings punishable under the act। जैसे कि आप 298 क्या बोलता है, uttering words etc with deliberate intent to wound religious feelings। तो यहाँ पे जो deliberate intent है, यानी कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे सामने वाले की धार्मिक जो उनकी फीलिंग्स है वो हर्ट हो सकती हैं। तो क्या बोलता है, whoever with the deliberate intention, कोई भी एक डेलिबरेट इंटेंशन के साथ क्या करता है, wounds the religious feeling of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to a year, or with fine, or with both। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि, ये बता रहा है कि यहाँ पे मेंसरिया है, मेंसरिया का होना जरूरी है, यानी कि कोई गलती से करता है तो ये एक्ट हो ही नहीं सकता। अब बोल रहा है whoever with the deliberate intention of wounding the religious feeling, यानी कि अगर कोई भी ऐसा काम करता है विद डेलिबरेट इंटेंशन,
इसका मतलब यहाँ पे इंटेंशन किससे पता लग रहा है? वर्ड डेलिबरेट से। हालांकि इसमें वर्ड इंटेंशन भी दिया गया है, लेकिन डेलिबरेट बता रहा है कि यहाँ पे मेंस रिया है, यानी कि इंटेंशन है। On a plain reading of this section, the word deliberate and intent seems synonymous. यानी कि अगर हम इनको एक साथ पढ़ते हैं तो हम इनका डिफरेंस हम ऐसे पता नहीं लगा पाएंगे कि deliberate और intent में कोई डिफरेंस है भी या नहीं. An act is intentional if and in so far as it exists in idea before it exists in fact. The idea realizing itself in the fact because of the desire by which it is accompanied. Intention does not mean ultimate aim and object, nor it is synonymous to motive. यानी कि जो हमारा वर्ड यूज किया गया है deliberate intent, यानी कि एक एक्ट अगर इंटेंशनल है, उसको इंटेंशनल होने से पहले अगर वो इंटेंडेड है तो वो असलियत में होने से पहले जो करना चाह रहा है उसके दिमाग में आ जाएगा, ये बात हमें बताना चाह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के रिलीजियस फीलिंग को वूंड कर रहा हूँ, इसको धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचा रहा हूँ, तो मेरे मन में आ जाएगा कि यार मुझे इसकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचानी है, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कुछ सिंबल दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि वो हर्ट हो जाए. तो करने से पहले मेरे मन में आ गया, तो इट शोज दैट आई हैड द इंटेंशन. नेक्स्ट, अब आता है वर्ड ट्रांसफर्ड इंटेंशन. ये क्या होता है? तो देखते हैं क्या होता है. Where a person intends to commit a particular crime and brings about the elements which constitute that crime, he may be convicted notwithstanding that the crime take effect in a manner which was unintended or unforeseen. यानी कि इंटेंशन आपका ट्रांसफर कैसे होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ए इंटेंड्स टू किल बी बाय पॉइजनिंग, यानी कि ए बी को जहर देके मारना चाहता है. A places a glass of milk with poison on the table of B, knowing that at the time of going to bed, B takes glass of milk. वो उसके एक बेड के पास एक जहर वाला दूध रख देता है. वो जानता है, he knows that सोते वक्त वो दूध लेता है. On that fateful night, instead of B, C enters the bedroom of B and takes the glass of milk and dies. यानी कि हुआ कुछ इस रात कि B की जगह C आ गया उस कमरे में और उसने वो दूध पी लिया और उससे वो मर गया. नाउ A is liable for the killing of C under the principle of transferred intention or malice. यानी कि अब A liable किसके लिए है? ट्रांसफर्ड इंटेंशन के लिए. यानी कि वो नहीं बोल सकता कि मेरा इंटेंशन नहीं था. भाई आप किसी को तो मार रहे थे, यहाँ पे किसी की तो डेथ हुई है, तो यू शैल बी लाइबल फॉर द डेथ ऑफ C. किससे? by the provision of, by the jurisprudence of transferred intention or transferred malice. Is that understood? Okay. नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड मोटिव. नाउ इंटेंशन एंड मोटिव आर ऑफन कंफ्यूज्ड एज बीइंग वन एंड द सेम. हमें हमेशा ऐसा लगता है कि यार इंटेंशन और मोटिव तो सेम चीज है, लेकिन नहीं. द टू हाउएवर आर डिस्टिंक्ट एंड हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड. हमें इनकी डिस्टिंक्शन बहुत अच्छे से पढ़नी है. द मेंटल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम ऑर्डिनरली इन्वॉल्व्स नो रेफरेंस ऑफ मोटिव. यानी कि अगर आपके पास एक किसी काम को करने का एक मेंटल एलिमेंट है, यानी कि मेंसरिया है, तो आपको मोटिव की जरूरत नहीं है. मोटिव का हमें कोई रेफरेंस नहीं देना यहाँ पे अभी के लिए. बट मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन. मोटिव ही एक इंटेंशन को बनाने के लिए काम करता है, यानी कि मोटिव इज द टूल बिहाइंड द इंटेंशन. इंटेंशन हैज बीन डिफाइंड as the fixed direction of the mind to a particular object or determination to an act in a particular manner and is distinguishable from motive which incites or stimulates action. यानी कि आप सोचिए कि मोटिव एक ऐसा फोर्स है जिससे कि आपको इंटेंशन मिलता है. अब इसको सुनिए कि मोटिव एक ऐसा फोर्स है जिससे आपको इंटेंशन मिलता है, एंड मोटिव इज आल्सो अ टूल बिहाइंड द birth of intention. Sometimes motive plays an important role and becomes a compelling force to commit a crime, and therefore motive behind the crime becomes a relevant factor for knowing the intention of a person. उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव था, फॉर एग्जाम्पल, ए का मोटिव था जायदाद को हासिल करना. जायदाद को, प्रॉपर्टी को कैसे हासिल करेगा? वो चाहता था कि उसके पिताजी की मौत हो जाए, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम आ जाएगी. तो मोटिव क्या है? प्रॉपर्टी को लेना. और इंटेंशन क्या है उसके मन में? पिताजी की डेथ कॉज करना. पिताजी को मार दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी. तो मोटिव यहाँ पे अल्टीरियर इंटेंशन, यानी कि अल्टीरियर उसका ऑब्जेक्ट क्या था? अल्टीरियर ऑब्जेक्ट वाज टू गेन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. ठीक है, तो अब फादर की डेथ के लिए इंटेंशन उसको कहां से मिला? उस मोटिव से. मोटिव टू गेन द प्रॉपर्टी.
तो ये था डिफरेंस मोटिव और इंटेंशन में। अगर देखिए आप, अगर हम देखते कि मोटिव की जरूरत कब नहीं पड़ती, अगर सिंपल वो अपने पिताजी को मार देता, उसके पीछे उसको सिर्फ मारना था, प्रॉपर्टी से कोई अलग रीजन था, लेकिन उसका मेन मोटिव, उस मेन इंटेंशन मारने का ही था, तो मोटिव की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, यानी कि अल्टीरियर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर एक अल्टीरियर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो मोटिव क्या बन जाता है कि मोटिव behind the crime becomes a relevant factor for knowing the intention of a person। अब इंटेंशन कैसे पता लगा, क्यों मारना चाह रहा था, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी लेनी थी। समझ में आया आपको इंटेंशन एंड मोटिव में डिफरेंस? नेक्स्ट, एक केस था ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अरुण कुमार गुप्ता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली that the prosecution could not signify the motive for the crime, holding that failure to prove motive is irrelevant in a case wherein guilt of the accused is proved otherwise. It needs to be emphasized that motive is not an essential element of an offense, but motive help us to know the intention of a person. Motive is relevant and important on the question of intention। यानी कि अगर intention पहले ही बाय अदर मींस प्रूव हो जाता है तो मोटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मोटिव सिर्फ तभी जरूरत होती है प्रूव करने की अगर इंटेंशन प्रूव अदरवाइज नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी वाले में अगर इंटेंशन प्रूव नहीं हो पाता कि पिता को क्यों मारा, तो मोटिव क्या होता कि नहीं भाई इसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब मोटिव का प्रूव होना बहुत जरूरी था क्योंकि इंटेंशन अदरवाइज प्रूव नहीं हो रहा था। अगर कोई और केस में कोई किसी को मार देता लेकिन उसमें इंटेंशन ऐसे ही प्रूव हो जाता, प्रोसिक्यूशन ऐसे ही प्रूव कर देता, तो वहां पे मोटिव प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने बोला कि मोटिव इज जस्ट अ टूल फॉर इंटेंशन। एक फिर से पढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली दैट द प्रोसिक्यूशन कुड नॉट सिग्निफाई द मोटिव फॉर द क्राइम, होल्डिंग दैट फेलियर टू प्रूव मोटिव इज इररेलेवेंट, यानी कि मोटिव को प्रूव करना इररेलेवेंट है इन अ केस वेयर द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड इज प्रूव्ड अदरवाइज, यानी कि इंटेंशन पहले ही मिल गया है, उसका गिल्ट प्रूव हो चुका है, यानी कि अब मोटिव को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है डिफरेंस हमारा इंटेंशन और नॉलेज में। अभी हमने क्या पढ़ा, इंटेंशन पढ़ा, इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस पढ़ा। अब हम देखेंगे नॉलेज क्या होता है। तो द टर्म्स इंटेंशन एंड नॉलेज which denotes mens rea appear in section 299। section 299 क्या बोलता है, culpable homicide। section 300 बोलता है murder। तो having different consequences, यानी कि जो वर्ड यूज करे गए हैं हमारे सेक्शंस 299 और 300 में, उनमें वर्ड यूज करे गए हैं इंटेंशन और नॉलेज। अभी हम उसको आगे डील करेंगे जब हमारे सेक्शंस आएंगे वो, तो उसमें पता लगता है हमें डिफरेंस क्या है इंटेंशन और नॉलेज में। तो इन दोनों का यूजेज जो वर्ड का है, इंटेंशन से क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और नॉलेज से उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो इंटेंशन एंड नॉलेज आर यूज्ड एज अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि अगर इंटेंशन है या फिर नॉलेज है तो आप कल्पेबल होमिसाइड को कैसे प्रूव करेंगे। ये डिफरेंस हमें कहां से पता लगता है, सेक्शन 299 और 300 के डिफरेंस से। However, intention and knowledge are two different things. Intention is the desire to achieve a certain purpose, यानी कि intention एक desire है कि मुझे ऐसा काम करना है, कि मुझे ये करना ही करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो that is intention, उसका एक certain purpose होता है। While knowledge is awareness on the part of the person concerned of the consequence of his act of omission or commission, indicating his state of mind। Knowledge क्या होती है, knowledge एक ऐसी awareness होती है कि अगर मैं ये पेन है, इसकी टिप बहुत ज्यादा शार्प है, या फिर मैं किसी के मुंह पे मारूंगा, तो मुझे नॉलेज है कि इस पेन के टिप से किसी का फेस बुरी तरीके से घायल हो सकता है, चोट लग सकती है, तो दैट इज अवेयरनेस। और मुझे इससे पता लगता है इंसान, एक प्रूडेंट पर्सन का, कि भाई उसके मन में कुछ चल रहा था, वो कुछ करना चाह रहा था, तो इट शोज हिज इल विल, तो दैट इज नॉलेज। हालांकि हम सेक्शन 299 और 300 का अलग से पढ़ेंगे। The demarcating line between knowledge and intention is no doubt thin, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत पतला है, but it is not difficult to perceive that they cannot different things। और हमें ये जानने में कोई तकलीफ नहीं होगी, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि इन दोनों के डिफरेंसेस अलग अलग हैं, इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, there may be knowledge of the likely consequences without any intention to cause the consequences। for example, मैंने बोला पेन वाला कि एक मुझे नॉलेज है कि इससे चोट लगेगी लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था,
तो इट हैज डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज। उसको हम एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम नेग्लिजेंस भी बोल सकते हैं, उसको हम रेकलेसनेस भी बोल सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर मेरा इंटेंशन ही था कि मुझे मारना, तो यहाँ पे क्या होगा, हर्ट और ग्रेवियस हर्ट होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड इंटेंशन और नॉलेज के डिफरेंस से आप पे जो आपने एक्ट किया उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको कैसे कैसे डिफरेंसेस आएंगे। अगर मुझे सिर्फ नॉलेज थी, इससे हो सकता है पता लग गया कि मुझे नॉलेज थी लेकिन मुझसे गलती से हुआ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी सजा थोड़ी कम होगी। एक्चुअली ये बता रहा है कि डिग्रीज ऑफ मेंसरिया कैसे बढ़ रही है। आपके पास ये जो हमने भी डिफरेंस पढ़ा है इंटेंशन, नॉलेज और मोटिव में, इट इज नथिंग बट जस्ट द डिग्रीज ऑफ मेंसरी, यानी कि आपका जो इल विल थी किस डिग्री की थी, और जितनी ज्यादा डिग्री बढ़ती जाएगी उसके कॉन्सिक्वेंसेज और ग्रेव होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर जम्प्स इनटू अ वेल along with her child in her arms to save herself and her child from the cruelty of her husband. The child dies, but the mother survives. The act of the mother is culpable homicide. She might not have intended to cause the death of child, but as a person having prudent mind, which law assumes every person to have, she ought to have known that jumping into the well along with the child was likely to cause death of the child. इस एग्जाम्पल में क्या है, एक्चुअली एक केस है जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चल के। ये केस क्या था, एक मदर होती है, ठीक है, वो अपनी बच्ची के साथ अपनी बच्ची को आर्म्स में लेके कूद जाती है। किससे बचने के लिए, अपनी हस्बैंड की क्रुएलिटी से बचने के लिए, और ऐसे करने से उस चाइल्ड की डेथ हो जाती है, लेकिन मम्मी बच जाती है, उसकी मदर सर्वाइव्स। तो जो एक्ट है मदर का, ये कल्पेबल होमिसाइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि शी माइट नॉट हैव इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड। भाई माँ है, वो क्यों अपने बच्चे को मारना चाहेगी, लेकिन उसको नॉलेज थी। एज अ प्रूडेंट पर्सन शी हैड द नॉलेज, जो कि लॉ मान के चलता है हर प्रूडेंट पर्सन में है, कि भाई ऐसा करने से, बच्चे को कुएं में साथ लेके गिरने से बच्ची मर सकती है, पानी में उसको सफोकेट हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। शी ought to have known as prudent mother of the society that her act was likely to cause death. सिंपल, उसकी डेथ हो सकती है, even when she may not have intended to cause the death of the child. चाहत अब उसके पास नॉलेज थी लेकिन उसके पास इंटेंशन नहीं था। तो ये डिफरेंस इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से प्रूव होता है कि उस माँ को नॉलेज थी कि मेरा ऐसे करने से बच्ची मर सकती है, लेकिन अगर इंटेंशन होता तो यहाँ पे वो मर्डर हो जाता, लेकिन इंटेंशन नहीं था, सिर्फ नॉलेज थी, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हुआ। लाइबल वो अब भी है किसके लिए, लेकिन लाइबल किसके लिए, कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो आप डिग्रीज देखिए, नॉलेज थी, उसको सिर्फ नॉलेज थी बट उसका इंटेंशन नहीं था, तो इसको थोड़ी कम सजा मिलेगी। लेकिन अगर उसको इंटेंशन होता कि मुझे तो इस बच्ची को मारना है, ये मेरे लिए मेरे नक्षत्र की या कुंडली के हिसाब से गलत है, सो टू से, तो उसको ऐसा करने से इंटेंशन आ जाता, और इंटेंशन से वो क्या करता, मर्डर बन जाता वो एक्ट। तो आई होप आपको इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उससे पहले मैं आपको एक बार एक रिवीजन दे देता हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा इंटेंशन क्या होता है। इंटेंशन एक अल्टीरियर ऑब्जेक्ट को पाने के लिए एक डिजायर ऑब्जेक्ट होता है। इंटेंशन का हमने कैसे पढ़ा, 298 में हमने पढ़ा आईपीसी में। फिर हमने पढ़ा ट्रांसफर्ड इंटेंशन, फिर हमने पढ़ा इंटेंशन और मोटिव में डिफरेंस, फिर हमने पढ़ा इंटेंशन और नॉलेज में डिफरेंस, और हमने मदर वाला एग्जाम्पल पढ़ा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।